हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफसेट्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये टॉपिक जो आपका है रिलेशन एंड फंक्शन का जो चैप्टर है, आपका नेक्स्ट चैप्टर है, यानी सेकंड चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2, वहाँ से आज की से इस वीडियो के माध्यम से स्टार्टिंग की जा रही है। परंतु रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने के लिए कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। उसी में से एक मोस्ट फंडामेंटल थिंग है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको आपको जानना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले हमें ऑर्डर्ड पेयर को जानना पड़ेगा। ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर की चर्चा की जा रही है। वैसे ऑर्डर्ड पेयर कोई नई नहीं चीज़ है आपके सामने। ऑर्डर्ड पेयर आपने इससे पहले भी 9th से ही बता दिया गया था, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लियरेंस नहीं था, तो इसलिए एक बार आपको फिर से बताया जा रहा है। तो ऑर्डर्ड पेयर इन हिंदी में कहा जाता है क्या? क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, ठीक है। क्या होता है? एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पेयर मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा होता है। यानी ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑब्जेक्ट्स का एक युग्म है, एक जोड़ा है। वेयर, जहाँ पर वन एलिमेंट इज डिजाइनेटेड फर्स्ट, यानी एक अवयव जो होता है, एक एलिमेंट जो होता है वो पहले लिखा होता है। एंड द अदर एलिमेंट इज डिजाइनेटेड सेकंड, ठीक है। और जो दूसरा अवयव होता है वो बाद में लिखा जाता है। डिनोटेड कैसे किया जाता है? डिनोट कैसे किया जा रहा है? तो इस तरीके से। अब जैसे आपको अभी निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा है कि जैसे लिखना हो कोई बिंदु के निर्देशांक 3, 4 है, तो ये जो निर्देशांक हैं, ये लिखने की जो पद्धति है ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर के रूप में ही लिखा जाता है, ठीक है। या 4, 3 है, 3, 4 है, तो आप जानते हैं कि यहाँ क्रम का एक विशेष महत्व है, क्योंकि 3, 4 और 4, 3 भिन्न भिन्न बिंदु हैं, ठीक है। तो इसी क्रमित युग को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाए, इसके लिए यहाँ बताया जा रहा है कि गणित में किन्हीं दो गणितीय वस्तुओं के जोड़ों को क्रमित युग्म या फिर क्रमित युगल यानी कि ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। यदि इस युग में क्रम का महत्व है हो, अर्थात पहला कौन है और दूसरा कौन है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर भी दो चीज़ें मिल जाएं उनको हम क्रमित युग्म कहेंगे, ठीक है। उसमें क्रम का महत्व होना चाहिए। यदि किसी क्रमित युग्म का पहला अवयव ए है और दूसरा अवयव बी है, तो उस क्रमित युग्म को हम ऐसा लिख देते हैं, एक छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। देखिए इस प्रकार का ही ब्रैकेट लगाया जाएगा। यहाँ लिखने में बहुत सावधानी रखनी है आपको। और ए कामा बी, बीच में कामा भी लगाना आवश्यक है, के रूप में दर्शाते हैं। कुछ और चीज़ें बताई जा रही हैं यहाँ पर। जैसे लिखा हुआ कि समुच्चय तथा क्रमित युग्म में अंतर क्या है। देखिए समुच्चय केवल अपने अवयवों द्वारा निरूपित परिभाषित होता है। समुच्चय जो है अपने अवयवों द्वारा परिभाषित होता है, मतलब कहने के उनके क्रम का महत्व नहीं है, जबकि क्रमित युग्म में अवयवों के अलावा क्रम का भी महत्व है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर हो गया। उदाहरण के लिए देखिए 0, 1 अगर हम कहें एलिमेंट हैं एक समुच्चय के, तो ऐसे लिख दीजिए, और चाहे इसी को क्रम बदल के लिख दीजिए 1, 0, ठीक है। तो वो तो समुच्चय तो एक ही रहेगा आपको, क्योंकि बताया जा चुका है समुच्चय में कि अवयवों का क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और लेकिन क्रमित युग्म की बात कर रहे हैं तो 0, 1 और 1, 0 ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि पहले क्या होगा बाद में क्या लिखा जाएगा, इसका अपना एक निर्धारित क्रम होता है। इस क्रम को बदल देने पर अर्थ बदल जाता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर समुच्चय का कार्तीय गुणन, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मान लीजिए कि ए दो प्रकार के रंगों का और बी 3 वस्तुओं का समुच्चय। तो ए के अंतर्गत आपके कलर आ रहे हैं लाल और नीला, और बी जो है उसमें वस्तुएं आ रही हैं BCS, ठीक है। ये 3 वस्तुओं के नाम हैं। तो लाल नीला ये दो रंग हैं ए में, और BCS ये दो वस्तुएं हैं समुच्चय बी में, ठीक है। BCS यहाँ पर किसी विशेष बैग, कोट और कमीज को निरूपित करते हैं। बी का मतलब बैग हो जाता है, सी का मतलब यहाँ पर कोट है, एस का मतलब शर्ट यानी कि कमीज है, ठीक है। इन दोनों समुच्चयों में कितने प्रकार की रंगीन वस्तुओं के युग्म बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम युग्म बनाएं तो कितने प्रकार से बना सकते हैं, देखिए जरा। युग्म क्रमबद्ध तरीके से प्रगति करते हुए हम देखते हैं कि निम्नलिखित 6 विभिन्न
भिन्न भिन्न युग्म बनाए जा सकते हैं, जैसे लाल बी, फिर लाल सी, लाल एस, नीला बी, नीला सी, नीला एस। इस तरीके से हम कितने युग्म बना सकते हैं? टोटल 6। ठीक है, आप इसी चीज़ को यहाँ से भी समझ सकते हैं कि देखिए जैसे कि यहाँ पर बात हम करें, ये लाल है नीला है, इधर आपका बी सी एस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कितने डॉट पॉइंट बन जाते हैं? 6। ठीक है, तो अब इसकी डिफिनीशन अगर हम समझें तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि दो अरिक्त समुच्चय अगर हैं P और Q, अरिक्त मतलब दो, ना तो P रिक्त समुच्चय है ना तो Q रिक्त समुच्चय है, का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q। देखिए कई बार हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ना कह के सीधे सीधे क्रॉस प्रोडक्ट कह देते हैं, तो वो भी एक सही बात है। ठीक है, तो P क्रॉस Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनके प्रथम घटक P से और द्वितीय घटक यानी कि सेकेंड एलिमेंट Q से और फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से? P से लेकर के बनाया जा सकता है। अतः P क्रॉस Q एक समुच्चय है, ध्यान दीजिएगा। कार्तीय गुणन भी क्या है? एक समुच्चय है। क्यों? क्योंकि कार्तीय गुणन किसका किया जा रहा है? सेट्स का ही तो किया जा रहा है, समुच्चयों का ही तो किया जा रहा है। तो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन भी क्या है? एक समुच्चय है, बस एक विशेष प्रकार का समुच्चय। ठीक है, लेकिन मूलतः वो भी क्या है? एक समुच्चय। ठीक है, तो P क्रॉस Q, अब इसको देखिए हमने यहाँ पर सेट बिल्डर मेथड में लिखा है, यानी समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है, जिसको गुण विधि कहा जाता है। तो P क्रॉस Q is the set of all ordered pairs PQ such that P belongs to small p belongs to capital P and small q belongs to कैपिटल Q। ये ऑर्डर्ड पेयर हैं PQ। देखिए यहाँ पर जैसे वहाँ पर हम लोग साधारण समुच्चय में लिखते थे कि x इस प्रकार है कि x समथिंग, अब यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर पहले बता दिया जाएगा, फिर सच दैट आएगा, फिर जो भी उस ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बातें बताई जा रही हैं वो लिखी जा रही हैं। और P पहले आया, Q बाद में आया, इसीलिए देखिए जो पहला एलिमेंट है वो कहाँ से? कैपिटल P से हो, और जो सेकंड एलिमेंट है वो स्मॉल q। जो पहले आया वो पहले से, जो बाद में आया वो बाद वाले समुच्चय से लिया गया है। ठीक है, यदि P या Q में से कोई भी रिक्त समुच्चय हो जाए, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया था? अरिक्त समुच्चय कहा गया था कि P और Q अरिक्त हैं। अब अगर मान लीजिए P रिक्त समुच्चय हो जाए या फिर Q ही रिक्त समुच्चय हो जाए, तो P क्रॉस Q दोनों भी क्या होगा? रिक्त समुच्चय ही होगा। उनका कार्तीय गुणन भी क्या होगा? एक रिक्त समुच्चय यानी इम्पटी सेट होगा। ठीक है, अर्थात P क्रॉस Q इक्वल टू 5। ठीक है, बट अगर हम ये कहें कि P क्रॉस Q इक्वल टू 5 है, P क्रॉस Q इक्वल टू 5, तब इसका मतलब तब भी ये हो जाता है कि कम से कम P या तो फिर 5 यानी कि इम्पटी सेट है, या फिर Q इम्पटी सेट है, या फिर दोनों ही इम्पटी सेट है। अब देखिए इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को और अच्छे ढंग से समझाया गया है यहाँ पर कि जैसे समुच्चय A के अवयव हम यहाँ पर देखें x y z है। ठीक है, और B के एलिमेंट हैं 1 2 और 3। ठीक है, तो अब हम इसको लिखने की क्या प्रक्रिया होगी? तो x1 यहाँ देखिए लिखा गया है, x2 x3, फिर y1 y2 y3 z1 z2 z3। ठीक है, मतलब जैसे आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, जैसे कह दिया जाए कि आप मल्टीप्लिकेशन करिए, x प्लस वाई प्लस जेड का मल्टीप्लिकेशन करना है, मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी से, तो आप क्या करेंगे? x का मल्टीप्लिकेशन a के साथ में, x का फिर b के साथ में, x का c के साथ में, फिर y का a के साथ में, y का b के साथ में, y का c के साथ में, z का a के साथ में, z का b के साथ में, z का c के साथ में। तो ठीक वैसे ही किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेट A में जो है एक्स वाई जेड है और B में 1 2 3 है, और ये A क्रॉस B को निरूपित कर रहा है। ठीक है, तो एक ये भी तरीका हो जाता है। कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक गणितीय संक्रिया है जो निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। दो समुच्चयों A तथा B का कार्तीय गुणन A क्रॉस B वह समुच्चय है जिसके सभी सदस्य क्रमित युग्म A कामा B हैं, जहाँ A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या केवल दो समुच्चयों का ही क्रॉस किया जाएगा? ऐसा नहीं, दो से अधिक समुच्चयों का भी क्रॉस किया जा सकता है, यानी 3 समुच्चयों का आपस में क्रॉस कर सकते हैं, या 4 समुच्चयों का, 5 समुच्चयों का, 6 समुच्चयों का, जितने भी समुच्चयों का हम चाहें आपस में क्रॉस प्रोडक्ट उनका कर सकते हैं। ठीक है,
तो जैसा कि इसी बारे में यहाँ पर लिखा हुआ कि n समुच्चय होंगे, हमारे समुच्चयों की संख्या क्या स्मॉल n है, ठीक है, का कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, n बीमा यानी m डायमेंशंस की एक एरे, अर्रे नहीं एरे है लेकिन हिंदी में अर्रे लिख दिया जाता है उसको, n बीमा यानी कि n डायमेंशंस की एक एरे द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 अवयव हो तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 लिखा गया, फिर 1 2 3 इस तरीके से किया गया। तो इस प्रकार से 3 अगर n है तो उसमें n एरे हो जाएंगे, ठीक है, द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जिसके सभी सदस्य और उसके सभी सदस्य क्या होंगे, n अवयवी होंगे यानी n टपल होंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ लिखा हुआ x, 1 लिखा हुआ है, कितने अवयव हैं यहाँ पर, 2 अवयव हैं। 2 अवयव क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 समुच्चयों का किया जा रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। अब अगर यहाँ पर 3 आ जाए तो हम उसको क्रमित त्रिक कह देंगे, क्रमित त्रिक कह देंगे यानी ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है, या फिर 3 से ज़्यादा भी हो जाए तो इसी प्रकार से n टपल, 4 टपल, 5 टपल इस तरीके से, या n अवयवी यानी कि 2 अवयवी, 3 अवयवी, 4 अवयवी इस तरीके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक तरीके से और भी आपको बताया जा रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट करना। जैसे समुच्चय ए के अवयव हैं, ए बी और बी के अवयव हैं आपके पास 1 2 3, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, A1 A2 A3, और बी के लिए देखें तो B1 B2 B3। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बी क्रॉस ए और ए क्रॉस ए बी में क्या अंतर होगा, क्रम का अंतर होगा, भाई क्रम का ही तो यहाँ महत्व है। अगर ए क्रॉस बी किया जा रहा तो उसमें ए के अवयव पहले आएंगे, और अगर बी क्रॉस ए किया जा रहा तो उसमें पहले बी के अवयव आएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ए ए ए बी 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 क्यों पहले आ रहे हैं, पहले किसके अवयव आ रहा है, समुच्चय ए के, क्यों, चूंकि यहाँ ए पहले आ रहा है, और बी के अवयव बाद में आ रहा है क्योंकि यहाँ समुच्चय बी क्या हो रहा है, बाद में आ रहा है, 1 2 3 1 2, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब बी क्रॉस ए करेंगे तो ठीक वैसा ही हो जाएगा, जैसे A1 था तो 1A हो जाएगा, फिर तो 1A 1B 2A 2B 3A 3B। ध्यान दीजिएगा एक बात यहाँ पर फिर से बात आती, क्रम की बात आती है। जैसे यहाँ पर किसी ने कहा भाई 1A और 1B, या फिर A1 A2 की बात करें, किसी में भी एक में बात कर लेते हैं, चलिए इसी में बात कर लेते हैं। अगर किसी ने कहा कि A1 और A2 A3 हैं, क्या इनका हम आपस में क्रम बदल सकते हैं, तो हाँ इनका क्रम बदला जा सकता है। चाहे आप A2 को पहले लिख दीजिए, A1 को बाद में कर दीजिए, A3 को पहले इधर कर दीजिए, A2 को उधर कर दीजिए, तो इनका आपस में क्रम बदला जा सकता है। क्योंकि ये क्या है, ए क्रॉस बी एक समुच्चय है और समुच्चय के अवयवों का क्रम बदला जा सकता है, लेकिन क्रम बदलेंगे केवल किसका, अवयवों का, जो क्रमित युग्म के अंदर लिखा हुआ है या क्रमित त्रिक के अंदर लिखा होगा उनको नहीं बदला जाएगा। और आप यहाँ से एक बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि सामान्य तौर पर इन जनरल वे में कहें तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं, और इक्वल होंगे भी तो कब होंगे, जब ए और बी दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरीका और भी आपको सिखाया जा रहा है कि पिछले के तरीके सही है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम कहें कि ए के एलिमेंट 1 2 हो जाएं और बी के एलिमेंट आपके ए बी सी हो जाते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से भी लिख कर बताया जा सकता है कि 1A फिर 1B 1C, या फिर 2 है तो 2A 2B 2C, ठीक है। तो ये भी एक लिखने का तरीका हो गया। इसी चीज को इस तरीके से भी बताया जा सकता है कि जैसे समुच्चय ए है जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी लिख दिया गया, इस तरीके से एक लाइन खींची गई, और बी के एलिमेंट है 1 2 1 2 लिख दिया गया, ठीक है। अब आप देखिए इस तरीके से लंबवत, ये दोनों लंबवत रेखाएं हैं। जैसे ग्राफ पेपर पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं या बिंदु निर्धारित करते हैं, तो उसी तरीके से अब ये दोनों रेखाएं क्या है, परस्पर लंबवत है, 90 अंश का है, तो ये रेखा भी लंबवत है इस
ए वाली रेखा पर ये भी लंबवत, ये भी लंबवत, इसी प्रकार ये आपस में लंबवत रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रेखाएं जहाँ पर कट करती हैं, जैसे ये बिंदु हो गया। अब ये बिंदु देखिए यहाँ पर, अगर इसके निर्देशांक की बात करें, अगर हम इसको एक्स अक्ष मान लें और इसको वाई अक्ष मान लें, तो आप क्या कहेंगे, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ए है तो ए, फिर यहाँ क्या 1 है तो 1, तो ए कामा 1, फिर इसी प्रकार से बी कामा 1, ये क्या हो जाएगा सी कामा 1, ये क्या हो जाएगा ए कामा 2, ये हो जाएगा आपका बी कामा 2, ये क्या हो जाएगा सी कामा 2। ठीक है, इसीलिए ए क्रॉस बी देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 यहाँ के एलिमेंट आ चुके। ठीक है, तो एक ये भी तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अब यहाँ पर कुछ टिप्पणी में बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे क्या लिखा है वो कि दो क्रमिक समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हों और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। तो यानी कि अभी अभी आपको बताया गया था कि जैसे कहा जा रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते सामान्य तौर पर। क्यों बराबर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों किससे बने होते हैं, इनके अवयव क्या हैं, क्रमित युग्म हैं। तो पहले हम ये चर्चा कर लें कि दो क्रमित युग्म कब समान होंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि आखिरकार दो क्रमित युग्म कब बराबर होंगे। तो क्रमित युग्म का मतलब बराबर कब होंगे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है और ये लिख दिया हमने सी डी, तो क्या बराबर है, हाँ बराबर हो सकते हैं, परंतु इसके लिए क्या आवश्यक है, आवश्यक है कि ए बराबर सी हो जाए और बी बराबर डी हो जाए, यानी पहला वाला पहले के बराबर हो जाए और दूसरा वाला दूसरे के बराबर हो जाए। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, विलोमता भी कह सकते हैं कि यदि ए बराबर सी है और बी बराबर डी है तो ए बी बराबर सी डी बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्रमिक युग्म क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या फिर ए बी बराबर सी डी लिखा है तब भी स्पष्ट हो जाता है कि ए बराबर सी और बी बराबर डी। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि यदि ए में पी अवयव है बी में क्यू अवयव है, यानी अवयव की संख्या है, ए में पी अवयव है और बी में अवयव की संख्या क्या है, क्यू है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी। मतलब अगर हम कहें कि ए में अवयवों की संख्या 3 है मान लीजिए और बी में अवयवों की संख्या कितनी है, मान लीजिए कि 5 हो जाती है। ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, तो 3 गुणे 5 बराबर 15, या बी क्रॉस ए में भी कितने होंगे, 15 ही होंगे। ठीक है, तो इनका सिंपली गुणा कर लेना, अवयव की संख्या का अगर हम गुणा कर लें तो उन दोनों समुच्चयों के क्रॉस में कितने अवयव होंगे ये पता चल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी एन ऑफ ए इक्वल टू पी, एन ऑफ बी इक्वल टू क्यू, देन एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, यानी समुच्चय अगर हमने नहीं भी ज्ञात है तो कोई दिक्कत नहीं, केवल अवयवों की संख्या पता होगी तो हम क्रॉस में प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे हम बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि यदि ए तथा बी अरिक्त समुच्चय है, यानी रिक्त समुच्चय नहीं, ना तो ए रिक्त समुच्चय है ना तो बी रिक्त समुच्चय है, दोनों ही अरिक्त समुच्चय हैं, और ए या बी में से कोई अपरिमित है तो ए क्रॉस बी भी अपरिमित समुच्चय होगा। देखिए ध्यान दीजिए, अपरिमित का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, मतलब कि कोई भी उसमें अवयवों की संख्या हम गिन नहीं सकते हैं, अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती है, तो वो अपरिमित समुच्चय हो जाता है, यानी इनफाइनाइट सेट हो जाता है। ठीक है, तो अगर ए अपरिमित हो या फिर बी अपरिमित हो तो फिर ए क्रॉस बी में कितने अवयव आएंगे, तो अपरिमित ही आएंगे। तो ये जो है संख्या निकालने की बात कही जा रही है परिमित समुच्चयों के लिए, जो क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या हमें बताई गई है, और अवयवों की संख्या तभी बताई जा सकती है या गिनी जा सकती है जब वो क्या हो, परिमित समुच्चय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर ए क्रॉस ए। देखिए यहाँ पर अभी हमने चर्चा की थी कि आप कई समुच्चयों का क्रॉस कर सकते हैं, मतलब 2 समुच्चयों का क्रॉस तो किया ही जा रहा है, तो 3 समुच्चयों का भी कर सकते हैं, या फिर एक ही समुच्चय को 2 बार क्रॉस कर दें, ए क्रॉस ए कर दें, या एक ही समुच्चय का 3 बार क्रॉस कर दें, 4 बार क्रॉस कर दें। तो यहाँ पर 3 बार किया जा रहा है ए क्रॉस ए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेगा, यानी क्रमित त्रिक बन जाएगा। तो ए बी सी एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है सच दैट ए बी सी आर बिलोंग्स टू ए। अब देखिए अगर इस प्रकार की कंडीशन हो जाएगी कि किसी समुच्चय का उसी समुच्चय में हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो जितने भी अवयव वहाँ पर आते हैं सभी उसी समुच्चय के ही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी एक क्रमित त्रिक है कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए
अगर है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, समुच्चय ए और बी बराबर है। यदि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए है तो समुच्चय ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका विलोम भी सत्य है कि यदि ए बराबर बी है तो ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए हो जाएगा। इसे भी आप याद रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ बताया जा रहा है, क्वेश्चन है कि यदि ये दो क्रमिक युग्म हैं जो कि पहले से ही बराबर दिए गए हैं तो x और y के मान बताइए। अभी अभी आपको बताया गया है कि दो क्रमिक युग्म बराबर हैं तो उनके संगत अवयव क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो उसी चीज़ को इस्तेमाल करके हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो जैसे लिखा हुआ है क्योंकि क्रमिक युग्म समान है इसलिए संगत घटक भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो संगत घटक मतलब पहला अवयव इसका ये है, इसका पहला अवयव 3 है तो x + 1 बराबर 3 हो जाता है। इसका सेकंड एलिमेंट y - 2 है, इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, 1 है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो y - 2 = 1। अब x + 1 = 3 को अगर हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू 2 आ जाती है, और y - 2 = 1 को सॉल्व करें तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। तो देखिए बहुत आसानी से हमने x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि P एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, और Q एक समुच्चय जिसका एक एलिमेंट है R, तो P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P ज्ञात कीजिए। दोनों को ही ज्ञात करना है। क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है? तो देखिए पहले भी बताया जा चुका कि समान होंगे कभी, जब a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c कब होगा, जब a और b बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ तो बराबर है नहीं, खैर फिर भी यहाँ पर हम सत्यापित करके दिखाएंगे। कैसे सत्यापित करेंगे, यानी P क्रॉस Q फाइंड कर लेंगे और Q क्रॉस P फाइंड कर लेंगे, दोनों बराबर नहीं आएंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ जैसे कि कार्तीय गुणन की परिभाषा से P क्रॉस Q में क्या आ जाएगा, AR BR CR। ठीक है, कामा लगा करके क्रमिक युग्म लिखे गए, 3 क्रमिक आ गए, चूंकि इसमें 3 अवयव हैं, इसमें 1 अवयव, तो 3 × 1 बराबर 3, तो 3 अवयव आ गए। अगर हम Q क्रॉस P की बात करें तो Q के अवयव पहले आएगा, Q का अवयव कौन है, R है, तो RA RB R। आप अगर इन तीनों क्रमिक युग्मों का क्रम चेंज कर दें तब भी ये आपका Q क्रॉस P बन जाता है। ठीक है, क्योंकि क्रमिक युग्मों की समानता की परिभाषा से A और RA समान नहीं, आपको बताया गया है। और यह बात कार्तीय गुणन के प्रत्येक युग्म के लिए लागू होती है। मतलब अगर हम AR और RA की ही बात नहीं कर रहे हैं, मतलब BR और RB की भी बात कर रहे हैं, CR और RC की भी बात कर रहे हैं, बराबर होंगे ही नहीं, तो लागू नहीं हो रहे। जिसका मतलब क्या हुआ कि P क्रॉस Q डज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। मतलब क्या हुआ कि P क्रॉस Q और Q क्रॉस P जो है बराबर नहीं, इसलिए कहा जाता है कि आव्यूहों के कार्तीय गुणन में क्रम विनिमय नियम अर्थात कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता, जबकि अवयवों की संख्या समान है। भाई जितने अवयव P क्रॉस Q में होंगे उतने ही Q क्रॉस P में होंगे, वो तो हमेशा के लिए बताया जा रहा है। A क्रॉस B में जितने अवयव होंगे उतने B क्रॉस A में होंगे। ठीक है, परंतु वो आपस में बराबर होंगे कब, जब A और B बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण और दिया गया है जिसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। देखिए जैसे A के एलिमेंट है 1 2 3, B के एलिमेंट है 3 4 और C के एलिमेंट है 4 5 6। अब कुछ चीज़ें ज्ञात करने, जैसे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B यूनियन C, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ठीक है, तो आइए चल देखते हैं। तो फर्स्ट में देखिए दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ की परिभाषा से भाई यहाँ पर B इंटरसेक्शन C पहले, देखिए जो ब्रैकेट में होगा उसको पहले हल निकाला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो हमें क्या करना है, B इंटरसेक्शन C कर देना है। तो B और C में क्या कॉमन, 3 4 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कॉमन है, 3 4 कॉमन है, और यहाँ पर 4 5 6 है, तो क्या कॉमन, 4 कॉमन है। तो 4 कॉमन है तो फिर इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर B इंटरसेक्शन C में क्या एक ही अवयव आया है, वो है 4। ठीक है, अब इसका और A का, A में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। तो जरा देखिए इन दोनों का अगर हम क्रॉस करें तो कितने अवयव आएंगे, 3 है, इसमें 1 है, तो 3 × 1 बराबर 3, तो 3 अवयव आएंगे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C में। ठीक है, कौन कौन से होंगे, तो देखिए 1 A देखिए पहले आ रहा तो इसलिए A के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे, और B इंटरसेक्शन C बाद में आ रहा है इसलिए B इंटरसेक्शन C का जो अवयव है वो बाद में लिखा जाएगा। तो A4 यानी 1 4 2 4 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब यहाँ पर A क्रॉस B और A क्रॉस C में ब्रैकेट लगे हुए, इसलिए पहले इनको फाइंड करना पड़ेगा। तो A क्रॉस B यानी 1 2 3 इसके एलिमेंट है, 3 4 इसके एलिमेंट है, तो 3 2 6, 6 अवयव आएंगे। कौन कौन से आएंगे देखिए,
1 3 1 4, भाई इसके अवयव पहले आएंगे, ए के बी के बाद में आएंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी में ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है। तो 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, ठीक है। ऐसे ही हम अगर ए क्रॉस सी की बात करते हैं तो ए क्रॉस सी में भी देखिए ए के अवयव पहले आएंगे और सी के अवयव बाद में आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 × 3 बराबर 9 अवयव आएंगे। तो यानी यहाँ देख सकते हैं आप 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। तो अब दोनों फाइंड हो गए हमारे पास। अब जरा बताइए ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है? इंटरसेक्शन लगा हुआ है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ क्या लगा हुआ बीच में? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? यानी कॉमन क्या है? तो बताइए भाई क्रमिक में कौन सा कॉमन है? तो यहाँ पर 1 4 है, यहाँ पर भी 1 4 है, तो आ गया। यहाँ 2 4 है, यहाँ पर भी 2 4 है, आ गया। यहाँ पर देखिए 3 4 है, यहाँ पर भी 3 4 है, आ गया। और कुछ कॉमन मिला? नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी में ये एलिमेंट हमारे पास आ चुके, ठीक है। एक बात और भी यहाँ पर आपको बता देते हैं, पहले और दूसरे की बात करें अगर पहले की और दूसरे की बात करें तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, यहाँ क्या लिखा हुआ? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ये आपस में बराबर भी होते हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर ये और इसको यहाँ पर देखिए, ये देखिए निकाला गया था ये 1 4 1 4 1 4 2 4 2 4 3 4 3 4, ठीक है। ये एक थ्योरम है, ये हमेशा सत्य होती है। तो यहाँ पर केवल सत्यापन, किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपसे कह दिया जाए कि सत्यापित कीजिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो आप नोट कर लीजिए इसको और याद भी कर लेंगे आप कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस, ठीक है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये सर्वथा सत्य है, प्रमेय है। यहाँ पर तो केवल आपको दिखाया गया है निकाल करके, लेकिन उनको सत्यापित करने के लिए चूंकि प्रश्न में कहा नहीं गया था जहाँ, इसलिए यहाँ पर सत्यापित नहीं किया गया है। चाहे तो हम यहाँ सत्यापित भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों क्या हैं, आपस में बराबर है। और यही बात आपको अभी नेक्स्ट वाले में भी देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, क्योंकि बी यूनियन सी में क्या लगा हुआ? ब्रैकेट लगा हुआ है। तो बी यूनियन सी मतलब दोनों के अवयव क्या करना है? मिला देना है। तो आप बी में देखिए 3 4, इसमें 4 5 6, 4 कॉमन था लेकिन 3 4 5 6 बन जाता है, ठीक है। यानी कि 4 अवयव हो जाएंगे। अब ए के साथ में क्रॉस करना, ए में कितने अवयव हैं? 3 है, इसमें कितने अवयव आ गए? 4, 3 चौको 12, यानी कितने अवयव आ जाएंगे? 12। ए पहले आ रहा है इसलिए ए के एलिमेंट पहले आ जाएंगे 1 2 3, और इसके बी यूनियन सी के एलिमेंट बाद में आएंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? ए 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3, ठीक है। और 3 4 3 5 3 6, तो इतने अवयव आ जाएंगे टोटल ए क्रॉस बी यूनियन सी में, ठीक है। फाइंड कर लिया हमने। नेक्स्ट वाला देखते हैं, आपका 4th नंबर है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। यहाँ ब्रैकेट में क्या है? पहले ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी ब्रैकेट में लगे हुए हैं, तो इसलिए इनको फाइंड करते हैं। तो अब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी तो वैसे भी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी फाइंड किया गया था, यहाँ ए क्रॉस सी फाइंड किया गया था। यहाँ क्या करना है? यूनियन करना, तो मतलब सबको मिला करके लिख देना। तो सबको मिला करके लिखेंगे तो क्या 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6। अब अगर आप मिलाइए ये और ये, क्या आपस में बराबर हैं? आप मिला सकते हैं सेम, यानी जितने भी जो भी क्रमिक युग्म यहाँ पर आए हैं वही क्रमिक युग्म यहाँ पर है, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो ये भी एक प्रमेय है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। यहाँ पर हालांकि उनको केवल ज्ञात करने के लिए आप कहा गया था अलग अलग, सत्यापित करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन देख करके आप सत्यापित यहाँ पर हो रहा है, आपकी बात स्पष्ट है। अगर सत्यापित करने के लिए कहा जाता तो हम लिख देते अतः सत्यापित होता है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेंगे कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस, ठीक है। ये दोनों ही पहले भी अभी एक बताया गया और ये दूसरा बताया गया, दोनों को आपको याद कर लेना है, ठीक। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसको पढ़ने के लिए हमने यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर की बात की, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की बात की, यानी कि एन टेपल क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया और संभावित
जितने प्रकार के क्वेश्चंस इन पर आधारित बन सकते हैं उन पर किया है हमने क्वेश्चन। एक दो प्रकार के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए उनकी यहाँ पर हमने चर्चा नहीं की। आप लोग इसके सभी एग्जाम्पल्स सॉल्व करिए, एक बार अपनी इस बुक को रीड कीजिए, उसके पूरे चीज़ें जो भी बताए गए हैं बहुत समझा करके बताए गए, तो वहाँ से समझ सकते हैं। बुक रीड करें, सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करें, और लिखने का विशेष ध्यान दें। देखिए चाहे समुच्चय का चैप्टर हो चाहे ये चैप्टर हो, आपको लिखना बहुत अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से पड़ेगा। एक लिखने की आदत बना लें, ठीक है। जैसे कुछ लोगों से तो कर्ली ब्रैकेट ही नहीं बन पाता है, तो ध्यान दें कर्ली ब्रैकेट बना हो, कामा कहाँ लगाना, ये सारी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान दे करके काम करना हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और एक्सरसाइज के भी सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और इसमें जितनी भी चीज़ें बताई गए हैं उनका आप अच्छे ढंग से समझ करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे।